अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की पहली लाइन करनी है, जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अफेक्ट्स इट्स एबिलिटी टू मैनेज प्रोजेक्ट सो डज इट्स कल्चर। जैसे कि उसकी एबिलिटी अफेक्ट करती है मैनेज प्रोजेक्ट की, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, इसी तरह कल्चर करता है अफेक्ट। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर उसको अफेक्ट करता है मैंने प्रोजेक्ट को। तो आगे चलते हैं, इसकी डेफिनेशन ये जो हाईलाइट हुई हुई ये करनी है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या है? सेट ऑफ शेयर्ड असम्पशन, वैल्यूज एंड बिहेवियर्स जो कि दैट करेक्टराइज द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन को करेक्टराइज करती है वो असम्पशन, वैल्यूज़ और बिहेवियर्स। अब असम्पशन, बिहेवियर्स और वैल्यूज़ क्या चीज़ होती है, इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी, अच्छा समझ आ जाएगा। इस तरह बिहेवियर आपका जाहिर सी बात है सामने से दिखता है। तो सेट ऑफ शेयर्ड का मतलब है हम जो शेयर्ड करते हैं। ऑब्वियस सी बात है आप शेयर ना भी करो, सबको नज़र आती है वो चीज़ें, लेकिन शेयर्ड का मतलब यहाँ पे ये कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो बांट रहे हो, आप क्या बांट रहे हो? अपने अजम्पशंस बांटते हो, अपना वैल्यूज़ बांटते हो, अपना बिहेवियर आप उन्हें दे रहे होते हो। बिहेवियर आपका अच्छा होना चाहिए। वैल्यूज़ को समझना, वैल्यूज़ का मतलब पैसे नहीं है यहाँ पे वैल्यूज़ का मतलब कोई डिजिट भी नहीं है। यहाँ वैल्यूज़ का मतलब ये है कि आपकी वैल्यू, एक कोड मैं आपको सुनाती हूँ, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, जान जाए तो जाए पर माल ना जाए, इस तरह के कुछ आपने कोड सुने होंगे। इसका मतलब ये है कि मतलब कुछ लोग होते हैं कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। मैं कहती हूँ कि मैं अपने असूलों के लिए अपनी जान दे सकती हूँ, और मैं कभी भी किसी इंसान के साथ बुरा नहीं कर सकती, चाहे उसको बचाने के चक्कर में मुझे मेरा नुकसान ही उठाना क्यों ना पड़ जाए। अच्छाई के लिए चाहे मुझे कोई नुकसान ही क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं अच्छाई करूँगी। तो दिस इज़ माई वैल्यूज़, ये मेरी वैल्यूज़ है, ये मेरा असूल है ये। तो वैल्यूज़ इज़ इक्वल टू असूल। आपके असूल क्या है, आपके डेडिकेशंस क्या है, अजम्पशंस क्या है, आपकी सोच क्या है, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है, आपके थॉट्स क्या है। ठीक है, अच्छा आगे पूरा कुछ नहीं करना, इसमें से नीचे आ जाए करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। मेंबर आइडेंटिटी, ग्रुप एम्फेसाइज। इनके जो पॉइंट्स है ना, इन्हें फिंगर टिप्स पे याद कर ले, और जो इसके अंदर लिखा हुआ है ना उसे बस समझे, ताकि इसके की पॉइंट्स लिखते के साथ आपके माइंड में उसकी लिखने के लिए कोई ना कोई मटेरियल आ जाए। ठीक है, इसे इस तरह समझे कि आपको पता चले कि क्या लिखना है। सबसे पहली बात, इस तरह के सवालों में ना आपने देखना है कि हम लिख किस बारे में रहे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, लेट मी हाईलाइट इट। हम बता रहे हैं इसके बारे में, तो हमें जब बताना है ना, इनको एम्फेसाइज करते वक्त हमने इसको लाजमी लिखना है। जैसे मैं कहती हूँ, अब मैं इसको इतना रटा मार के इतना बड़ा पैराग्राफ तो नहीं याद करने वाली ऑब्वियसली, और ये बात आपको समझ भी नहीं आनी, आप पढ़ के देख लो पहले एक दफ़ा। चलो, बात क्या है, मेंबर आइडेंटिटी कह रहा है ना वो। मेंबर आइडेंटिटी किस लिहाज से कह रहा है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में मेंबर आइडेंटिटी क्या काम करेगी, खुद सोचे आप। मेंबर आइडेंटिटी सॉरी माय टंग ट्विंकल व्हाइल सेइंग दिस वर्ड। तो अच्छा खैर, आइडेंटिटी को शो कैसे करेगा कल्चरल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, कि भाई वो बंदा जो है, वो मेंबर जो है, एम्प्लॉय जो है, वो कितना डेडिकेटेड है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कितना लॉयल है, ये उसका कल्चर शो करेगा। अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसा कल्चर है उसका, क्या क्या कर रहा है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। दिस इज़ द मेंबर आइडेंटिटी, कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है, डेडिकेटेड है, लॉयल है। मैंने हाईलाइट भी किया हुआ यहाँ पर, ये डेडिकेटेड और लॉयल का वर्ड क्यों। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द डिग्री टू विच एम्प्लॉय आइडेंटिफाई विद द ऑर्गेनाइजेशन होल रेदर देन द विद देयर टाइप ऑफ जॉब। वो कह रहे उसकी जो डिग्री ऑफ आइडेंटिफिकेशन है ना, वो उसके ऑर्गेनाइजेशन के साथ है। मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे है, बजाय इसके कि उसके प्रोफेशन और जॉब के साथ। मतलब वो उसके प्रोफेशन और जॉब से उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, वो कह रहे कि वो बंदा अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कर रहा है, कैसा है, वो उसकी आइडेंटिफिकेशन है यहाँ पर। ठीक है, कल्चर के अकॉर्डिंग कह रहे वो। ग्रुप एम्फेसाइज में वो कह रहे ऑर्गेनाइजेशन वो अच्छी होती है जहाँ पर ग्रुप वर्किंग या टीम वर्क को प्रेफर किया जाता है, वो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर अच्छा होता है। कौन सा कल्चर अच्छा होता है? वो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर अच्छा होता है जहाँ पर ग्रुप को एम्फेसाइज किया जाता है। ठीक है, थर्ड में उन्होंने क्या कहा, पीपल फोकस। अब पीपल फोकस का मतलब क्या है, यहाँ पे कह रहे डिग्री टू विच मैनेजमेंट्स डिसीजन टेक इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ द आउटकम्स ऑन द पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन।
वो कह रहे हैं कि उस ऐसे आउटकम्स, ऐसे अफेक्ट ऑफ आउटकम्स जो लोगों ऑन पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो लोगों पर असर करते हैं, ऐसे फैसले जो कि गिने जाते हैं और अफेक्ट करते हैं आउटकम्स उसके लोगों पर. अ प्रोजेक्ट मैनेजर माइट असाइन टास्क टू द सर्टन पीपल विदाउट कंसिडरिंग देयर इंडिविजुअल नीड्स. पिछले वाली बात, जैसे मैंने पीछे एक दफ़ा कहा था कि अगर 10 साबुन एक कंपनी बनाती है दिन में, और वो उन्हें वो चाहते हैं कि हमारा वर्क इन्हेंस हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो वो कहते हैं जी वर्कर्स का टाइमिंग बढ़ा देते हैं. अगर वो 12 बजे तक रुकेंगे तो ज़्यादा साबुन बनाएंगे. इस चक्कर में वो उसका टाइम को बढ़ा देते हैं वर्कर्स को, और ये नहीं चेक करते कि उस टाइमिंग बढ़ाने की वजह से उनकी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, उन्हें उनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है. नहीं, वो सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन का सोच के उनका टाइम बढ़ा देते हैं अपना मफाद देखते हुए. तो ऐसे ग्रुप कल्चर, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर्स अच्छे नहीं होते. हमने इस ग्रुप पीपल फोकस में यही बात बतानी है कि वी हैव टू फोकस ऑन द पीपल नीड्स. वी हैव टू चेक दैट ईदर इट्स अफेक्टिंग द पीपल और नॉट. हमें कोई ऐसा कल्चर नहीं लाना है, ऐसे कोई चीज़ नहीं लानी, कंसीडर नहीं करनी जिससे लोगों को अफेक्ट हो. तो दिस इज़ द मेन पॉइंट कि हमें लोगों का भी ख्याल करना है, पीपल फोकस भी रखना है अपने ग्रुप कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में. फिर है यूनिट इंटीग्रेशन. यूनिट इंटीग्रेशन में क्या है? डिपार्टमेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर इनकरेज्ड टू कोऑर्डिनेट with each other. Most project managers strive for strong unit integration to deliver a successful product, service or result. The organizational culture with the strong integration makes the project easier. अच्छा, एक मिनट. इंटीग्रेशन का मतलब होता है ओवरऑल जो भी काम होता है, और यूनिट इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या होगा? यूनिट इंटीग्रेशन में वो कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर इनकरेज टू कोऑर्डिनेट विद ईच अदर. मोस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर्स स्ट्राइव फॉर स्ट्रॉन्ग यूनिट इंटीग्रेशन to deliver a successful product, service or result. And organizational culture with strong unit integration makes the project manager's job easier. अच्छा, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही अभी तक, आ गई समझ तो फिर बता दूँगी. जहाँ तक मुझे ये बात समझ आई है वो ये है कि कोऑर्डिनेट करे आपस में, एक दूसरे के साथ अच्छे से इनकरेज करे, एक दूसरे को इनकरेज करेंगे. यूनिट इंटीग्रेशन का मतलब होगा ओवरऑल हर बंदा एक दूसरे से इंटीग्रेट का मतलब होता है पूरी सिस्टम जो होता है उसे इंटीग्रेशन कहते, तो होल सिस्टम. और यूनिट इंटीग्रेशन का मतलब है तो पूरा यूनिट इंटीग्रेशन होगा ये. और मोस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर्स स्ट्राइव फॉर द, अगर यूनिट इंटीग्रेशन रहेगा, अगर सब आपस में कोऑर्डिनेट अच्छा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जॉब मैनेजर की इजी हो जाएगी और प्रोडक्ट सर्विसेज वगैरह सक्सेसफुल रिजल्ट्स देंगे. ठीक है, अगर आपस में सब एक दूसरे के साथ अच्छा कोऑर्डिनेट करेंगे, जो यूनिट इंटीग्रेशन होगी वो अच्छी हो जाएगी. स्ट्रॉन्ग यूनिट इंटीग्रेशन अगर होगी, मतलब आपस में ताल्लुकात सबके अच्छे होंगे, तो वो सक्सेसफुल प्रोडक्ट सर्विस और रिजल्ट देंगे. इस तरह मैनेजर की जॉब ईजी हो जाएगी. और समझ गए होगे, मुझे नहीं समझ आ रहा, खैर ये इसका यही मतलब है. हाँ, इसका यही मतलब होगा कि इनकरेज करेंगे अगर हम कोऑर्डिनेट करने को, एक दूसरे के आपस में ताल्लुकात अच्छे हो गए, आपस में वर्कर्स के इंटीग्रेशन अच्छा होगा, यूनिट इंटीग्रेशन, तो काम अच्छा होगा, सक्सेसफुल प्रोडक्ट सर्विस और रिजल्ट मिलेंगे. इस तरह उसकी मैनेजर की जॉब इजी हो जाएगी. अच्छा, कंट्रोल का है रूल्स, पॉलिसीज एंड डायरेक्ट supervision are used to oversee and control employee behavior. Experienced job manager know it often degree of control to get good project results. अच्छा, इसके अंदर अगर अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर चाहिए तो इसके अंदर आता है हमारा इफ़ यू वांट द रूल्स, पॉलिसीज, डायरेक्ट सुपरवाइजेशन, रूल्स, ओवरसीज लुक.
कंट्रोल का हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं अगर ये मुश्किल लग रहा है कि टू इफ़ वी टॉक अबाउट द गुड कल्चर, इफ़ वी से, यार ये बड़ा मुश्किल टॉपिक लग रहा है, चलो छोड़ो इस पॉइंट को, नेक्स्ट वाला देखते हैं। Risk tolerance, the degree to which employees are encouraged to be aggressive, innovative and risk-seeking. An organizational culture with a higher risk tolerance is often best for project management because project and often involve new technologies, ideas and process. अच्छा ये समझ आ गया, रिस्क टॉलरेंस में ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होता है जिसके अंदर हायर रिस्क टॉलरेंस पाई जाए, क्योंकि नई टेक्नोलॉजीज आती है, नए आइडियाज़ जनरेट होते हैं, नए प्रोसेसेस होते हैं, तो ऐसे में रिस्क का होना तो लाजिम होता है, कहीं ना कहीं रिस्क होता है। ऐसी नई टेक्नोलॉजीज़ अब आपको नहीं पता कि नई टेक्नोलॉजी है वो अच्छी है या बुरी है, उसमें रिस्क तो आपको लेना पड़ता है। तो रिस्क टॉलरेंस कंपनीज जो होती है, ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, वो बेस्ट होती है, आपको जो रिस्क लेने के लिए तैयार होती है हर वक्त, और एम्प्लॉय को वो नहीं करती या किसी को भी ब्लेम नहीं करती, बस वो टॉलरेट कर लेती है। रिवॉर्ड क्राइटेरिया हमने प्रीवियसली HRM में पढ़ा था, जब हम रिवॉर्ड करते किसी को, जब हम किसी को क्या कहते हैं अप्रिशिएट करते हैं, तो वो खुशी खुशी काम करता है मज़ीद। तो प्रमोशंस देना, सैलरीज देना, ये सारा कुछ अच्छी कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में हम पिछले वाला लिख सकते हैं, रिवॉर्ड्स देते हैं, अप्राइजल्स होते हैं और कंपनसेशंस दिए जाते हैं, और पे बैक टू वर्क परफॉर्मेंस दिया जाता है। पे टू परफॉर्मेंस कुछ इस तरह से वो लफ्ज़ था। पे फॉर परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि कोई परफॉर्मेंस दिखाएगा तो आप उसे पे करोगे, कोई एक्स्ट्रा काम करेगा तो आप उसे पे कंपनसेट करोगे, कोई अच्छा काम करेगा तो आप उसे रिवॉर्ड दोगे और अप्रिशिएट करोगे, कोई अगर अच्छा कॉन्टीन्यूसली अच्छा काम करेगा तो उसको प्रमोशन मिलेगा, सैलरी इंक्रीज़ होगी, इस तरह की उसको आप रिवॉर्ड क्राइटेरिया रखोगे अपने कंपनी में। अच्छे कल्चर कंपनी के आते हैं इसमें। कॉन्फ्लिक्ट टॉलरेंस, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कोई तो उसे टॉलरेट करना भी, अच्छे कम्युनिकेशन रखना, कंपनी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो भी जाता है तो वो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर अच्छा होता है जो उसका सर्कमस्टांसेस को ओपनली डील कर उसको अपने सॉर्ट आउट करके कम्युनिकेशन के थ्रू रिजॉल्व कर लेता है, डिस्कशंस कर लेता है ओपनली एक दूसरे के बारे में जो भी होते कॉन्फ्लिक्ट्स को, और टॉलरेट कर लेता है ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को। ये नहीं करता अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो जी चले दोनों छुट्टी करें, दो लड़के आपस में लड़े तो कंपनी में, नहीं, वो टॉलरेट कर लेते, छोटी मोटी बातों को टॉलरेट कर लेते, कॉन्फ्लिक्ट्स को टॉलरेट कर लेते और अच्छे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स में। मीन्स एंड ओरिएंटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का खुलासा देना, समरी करना, चीज़ों रूल रेगुलेशंस को बताना। मीन्स एंड्स का क्या मतलब है? द डिग्री टू विच द मैनेजमेंट फोकसेस ऑन द आउटकम्स rather than the techniques and processes used to achieve results. An organization with a balanced approach in the area in often best for project work. कह रहे हैं कि ये भी थोड़ा सा चले छोड़े, नहीं आ रहा समझ। ओपन सिस्टम फोकस, द डिग्री टू विच द ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर्स एंड ओपन यार क्या हो गया, द डिग्री टू विच द मैनेजमेंट फोकसेस ऑन द आउटकम्स rather than the techniques and processes used to achieve results, and organizations with a balanced approach in this area is often best for the project work. अच्छा, वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इसकी सेकंड लाइन याद कर ले, ये अच्छा है, बस ऊपर वाली तो समझ नहीं आई। जो ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस अप्रोच को यूज़ करती है वो ऑफनली बेस्ट कहलाती है एरियाज़, बाकी सारे एरियाज़ मतलब जो बैलेंस्ड अप्रोच करती है हर चीज़ में वो अच्छी होती है, बस इतना याद कर ले। ऑफन सिस्टम फोकस, द डिग्री टू विच द ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर्स एंड रिस्पॉन्स टू चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एज
as you learned earlier in this chapter, are part of the larger organizational environment, so it is the best to have strong open system focus. वो कह रहे हैं कि मॉनिटर करने के लिए हमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के चेंजेस को भी मद्देनज़र रखना है, तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आप अच्छा बना सकते हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट को और कल्चर को। हमने जैसे कि ऊपर चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है, ख़त्म।